Hello students, in this video you will study about the system of particle and rotational motion। तो system of particle को हम rigid body कहते हैं या फिर इसको extended object कहेंगे। तो rigid body या फिर extended object का एग्जाम्पल एक तो स्टोन ले लिया हमने और दूसरा एग्जाम्पल इसका हम सॉलिड स्फीयर को ले सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ हैं और एंड दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उसका हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करता है, तो दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसे एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने एक स्टोन का लिया, या फिर इसको हम स्फेरिकल और सॉलिड बॉडी लेंगे तो हमें समझना ज्यादा आसान रहेगा। तो स्टोन जो है या फिर सॉलिड स्फीयर है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन ड्यूरिंग इट्स motion, during their motion. Rigid body has two type of motion. One is translational motion and second one is the rotational motion. तो translational motion को कैसे समझते हैं? सपोज कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है और उसके हर पार्टिकल की स्पीड, हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करता है और अपनी मोशन के ड्यूरिंग अपनी जो शेप है वो भी चेंज नहीं करता। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ऑन द अदर हैंड एक रोटेशनल मोशन, सपोज एक सॉलिड बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व होता है, नॉट रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है, तो इसका हर पार्टिकल जो है वो सेम वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है। और जितने भी पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होते हैं वो सारे रेस्ट पे होते हैं। एक्सिस ऑफ ये रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जितने भी पार्टिकल है वो अपना रेस्ट मोशन दिखाएं, रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन दिखाएंगे। दे ऑल आर एट रेस्ट। तो these two type of motions are very important, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम भी रोटेशनल मोशन है। तो रिजिड बॉडी और इसका मीनिंग भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप हर टाइप के मोशन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। द अनदर टाइप ऑफ मोशन दैट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मीन्स कि जब कोई सॉलिड बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस या फिर इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करती है, तो इट इज ऑल्सो शोज two type of motion, especially the bodies which are in spherical shape. The rolling motions में combination है translational motion और rotational motion का जो combination है that is rolling motions। means जब कोई solid body horizontal surface suppose move कर रहे हैं तो इसका हर particle same speed से move कर रहा है। और one more important thing that is to be note down that जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करते हैं तो जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होते हैं उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी 0 होती है और मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी टू टाइम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच आर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड व्हेन इट इज रोटेटिंग, revolving, rotating on horizontal surface, it shows angular velocity. And the one more type of motion that is precision motion. Precision is क्या है? Precision is a combination of rotational motion and spin motion about the axis of rotation of a solid body. तो इसमें हम एग्जाम्पल एक टॉप का ले सकते हैं। जो टॉप है वो एक सॉलिड बॉडी है, हर पार्टिकल उसका जो है वो सेम स्पीड से मूव करता है व्हेन टॉप रोटेट करता है। तो इस टाइप के मोशन को हम प्रिसीजन कहते हैं। तो नाउ वी विल come a very important term that is center of mass, because we are here talking about a solid body, a rigid body, an extended object. It means it has a collection of large number of particles. अब रिजिड बॉडी जो है वो जब वो मूव करती है तो उसके हर पार्टिकल मूव करता है सेम वेलोसिटी, बट हर पार्टिकल का मोशन जो है दूसरे पार्टिकल के कंपैरेटिव स्लाइटली डिफरेंट है। तो
इस टाइप के मोशंस को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास. Suppose this is a rigid body, it is a collection of n number of particles, and suppose this is a point where whole mass of the body is concentrated, and this point size particle is called center of mass. cm से डिनोट करेंगे, और इस पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द होल सिस्टम कह सकते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि किसी भी रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, क्या वो सिर्फ सेंटर में ही होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लो ये एक रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में होगा. और एक होलोस्फीयर ले लो. होलोस्फीयर मीन्स कि जो बाहर से स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, और अंदर से वो जो खाली है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ होगा. सपोज हमारे पास एक सेमी सर्कुलर हुप है. सेमी सर्कुलर हुप कुछ इस तरह का होता है, और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं, यहाँ पे जिसकी तरफ को वजन इसका ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ हो सकता है. और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे बैंगल है, तो बैंगल भी एक क्या है, रिंग की शेप है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके बॉडी के इनसाइड होगा. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल हॉलो सिलेंडर है, स्फीयर है, उसमें हमने पानी यहाँ तक भर दिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा. यहाँ पर इसका होल जितना भी मास है वो अपना फुल मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. From this whole discussion we come to the conclusion that center of mass depend upon the shape of the rigid body and the second one, the distribution of mass of the body. Distribution of mass of the body. This is a very very important question related to center of mass. Now अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है एक सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं. लेट अस ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. वी सपोज टू पार्टिकल, एक सिस्टम जिसमें सिर्फ दो ही पार्टिकल है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी. बोथ पार्टिकल्स आर इंटरैक्टिंग ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑन ईच अदर. पार्टिकल ए पर फोर्स 1 2 है और पार्टिकल बी पर फोर्स 2 1 है. सपोज पार्टिकल ए पर F1 एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इधर बी फोर्स F2 एक्सर्ट कर रही है. इस पार्टिकल की इस कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन से हमने डिस्टेंस r1 ले लिया और इसकी डिस्टेंस को r2 ले लिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है. सपोज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल इज हियर एट पॉइंट P and the distance is RCM. Center of mass of these two particle system is RCM से denote किया, where whole mass of both the particle concentrated. Now we will derive the expression for center of mass. F1 F2 external forces थी, F12 और F21 जो है that is the force due to their internal interaction. When external force F1 and F2 are acting on these two particles, तो उन दोनों की वेलोसिटी v1 is equal to rate of change of distance और v2 velocity rate of change of distance of the particle second from its original positions. According to Newton's third law of motion, F12 is equal to F21. तो हम F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0 लेंगे. ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ऐसा हुआ है. नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम F से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर पुटअप करेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. F1 F12 ये इसकी पार्टिकल्स 1 पर एक्सटर्नल फोर्स है और F12 इसकी इंटरनल बैलेंस फोर्स है. तो
F2 और F21 ये सेकेंड पार्टिकल्स पर इस तरह से फोर्स एक्सटर्नल और उसकी बैलेंस फोर्स है। अब हम इसको अगर कंबाइन करते हैं F1 और F2 तो एक्सटर्नल फोर्स होगी दोनों पर, F12 और F21 ये इसकी इंटरनल फोर्सेस हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो F1 प्लस F12 जो है वो dd m1 और v1 के इक्वल होगा। इसी तरह से F2 जो है प्लस F21 इज इक्वल टू dd ऑफ m1 v2 होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो F1 F2 F12 F21 इज इक्वल टू dd कॉमन लिया, m1 v1 और m2 v2 हो जाएगा। और ये सारी वैल्यू को हम f के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे आया है। और यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल, one with respect to time, and the second one m2 dr2 upon dt। तो इस तरह से हम इसमें से एक बार और ddt यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो d स्क्वायर t अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। तो ये m1 r1 और m2 r2 हो जाएगा। अब हमारे पास एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, और ये dd स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ अ डिस्टेंस इज टेकन एज acceleration. The instantaneous velocity of the rate of change of instantaneous velocity of acceleration is of velocity is called acceleration. तो F इज इक्वल टू, एक बार हम इसको m1 और m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, एक बार हम इसको डिवाइड कर देंगे तो F इज इक्वल टू ये पूरा टोटल मास हो गया और ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। मीन्स कि हमारे पास ये जो आया इसकी वैल्यू को हम लेंगे, इसको लेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास RCM। अब हमें अगर कोई पूछे कि टू सिस्टम पार्टिकल के अगर सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, तो m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 और m2 होता है। तो और द मेन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट कि सेंटर ऑफ मास हैवियर और लाइटर बॉडी में किसका ज़्यादा होगा और किन पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा। तो जो रिजिड बॉडी के पार्टिकल सेंटर के जितने क्लोज होंगे और हैवियर जितने होंगे वो सेंटर ऑफ मास के ज़्यादा क्लोज होंगे। अगर हमको सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल फाइंड करना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला था जिसमें सिर्फ 2 पार्टिकल्स के थे। तो इसमें अगर n पार्टिकल है तो m1 r1 m2 r2 अप टू mn और rn डिवाइडेड बाय द होल मास ऑफ द बॉडी। यहाँ बाय मिस्टेक r1 लिख दिया है पर यहाँ m1 m2 और m3 और mn तक इस तरह से आएगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम एंड सेंटर मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से रिलेटेड है। तो एज सपोज वी हैव ए रिजिड बॉडी ऑफ हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। पहले पार्टिकल का मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है और रिजिड बॉडी मोशन में है। सेकेंड पार्टिकल का मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। थर्ड पार्टिकल्स का m3 और v3 है। इसी तरह से n पार्टिकल का मास mn और वेलोसिटी vn होगी। तो लीनियर मोमेंटम इसको कैसे होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ मोमेंटम मीन्स कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इट कंटेन मोशन एंड इट हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एज मच मोशन एज द वी अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम हुआ हर पार्टिकल का m1 v1 m2 v2 और mn vn।
सपोज ए पार्टिकल्स वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग, इसकी वेलोसिटी को कैपिटल VCM से डिनोट कर लेते हैं और इसके मास को, पूरी होल बॉडी के मास को कैपिटल M से। तो मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विच इज अराउंड द सेंटर ऑफ मास M और VCM। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास कांस्टेंट है dVCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, और ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। और यहाँ पर आएगा मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये एक्सेलेरेशन किसका है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी विच इज अंडर कंसिडरेशन, एंड वी विल टेक दिस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स is equal to mass into acceleration of center of mass of the rigid body. Now suppose body conserve its linear momentum only when there is external force applied on the body is zero. At that time mass acceleration of center of mass is equal to zero, और acceleration जो होता है वो dVCM upon dt, और हमें पता है जब किसी का वैल्यू जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है, इट मीन्स कि किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ जाती है, इट मीन्स कि वो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। फ्रॉम दिस होल डिस्कशन वी कम टू द कंक्लूजन दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास इसका, जिस भी किसी रिजिड बॉडी का, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू जीरो एक्सटर्नल फोर्स।